राम राम आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे, प्रिपरेशंस कर रहे होंगे। तो आज हम अपने साइंस के सेशन के साथ, लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ एसिड, इंपॉर्टेंट जो एसिड है उनके बारे में बताया था, उन्हीं से रिलेटेड आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे एसिड के, जो एग्जाम में रिपीटेड पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। अपना पहला क्वेश्चन है, नींबू का स्वाद खट्टा किसकी उपस्थिति के कारण होता है? जो नींबू के अंदर खट्टापन होता है वो किसकी वजह से होता है? इसका आंसर करना है सिट्रिक अम्ल की वजह से, एसिटिक अम्ल की वजह से, फॉर्मिक अम्ल की वजह से, या ऑक्जेलिक अम्ल की वजह से। तो एक चीज तो आपको पता होगा, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, लास्ट क्लास में हमने ऑक्जेलिक के बारे में पढ़ा था कि ये ऑक्जेलिक किस में होता है, ये होता है टोमेटो के अंदर। उसके अलावा पालक में होता है। फॉर्मिक पढ़ा था जब हनी भी काटती है तब कौन सा एसिड निकलता है आपका? फॉर्मिक एसिड निकलता है। एसिटिक एसिड या सिट्रिक एसिड? तो जो आपका सिट्रिक एसिड होगा वो बिल्कुल सही आंसर होगा, जो आपका सिट्रिक होगा वो बिल्कुल सही आंसर होगा। यदि एसिटिक एसिड की बात करी जाए तो जो सिरका होता है, जो सिरका होता है जिसे आप विनेगर बोलते हो, विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड होता है। ठीक है, तो जो नींबू का स्वाद खट्टा होता है वो खट्टा किसकी वजह से होता है? वो सिट्रिक अम्ल की वजह से होता है। किसकी वजह से? सिट्रिक एसिड की वजह से होता है। क्लियर है ये चीज आपको? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अम्लराज जिसे कि एक्वारेजिया कहा जाता है, किन दो अम्लों को 1:3 अनुपात में मिलाया जाता है? कौन से ऐसे दो अम्ल हैं जिनसे मिलके आपका क्या बनता है? एक्वारेजिया बनता है। एक्वारेजिया का यानी कि अम्लराज का निर्माण होता है। ऑप्शन ए है HCl तथा HCO3, ऑप्शन बी है चांदी, ऑप्शन सी है HNO3 तथा H2CO3, और फोर्थ ऑप्शन है आपका HCl तथा H2CO3। तो बताना है आपने, जो एक्वारेजिया होता है आपका, शायद इसने थोड़ा सा आपका ऑप्शंस के अंदर गड़बड़ कर रखी है, एक सेकंड। हाँ जी, थोड़ी सी यहाँ गड़बड़ है, ये मैं ठीक कर देती हूँ। ठीक है, जो आपका HCl होता है और आपका नाइट्रिक होता है, ठीक है, इसके अंदर HNO3 होता है, और जो HCl होता है वो किस अनुपात में होता है आपका? एक मिनट, तीन अनुपात 3, एक सेकेंड। हाँ ठीक है, किस अनुपात में मिलता है आपको? 1:3 के अंदर क्या मिलेगा आपको? एक्वारेजिया। अच्छा, बात करते हैं एक्वारेजिया की। एक्वारेजिया के अंदर मेनली क्या ध्यान रखना है आपने? HCl होता है आपका और आपका HNO3 होता है। ठीक है, तो एक्वारेजिया किस चीज के लिए यूज किया जाता है? जब जो सोना होता है आपका, सोना जब गंदा हो जाता है, आपने देखा होगा जब काफी लंबा टाइम हो जाता है, आपने देखा होगा घरों में जो सोने की ज्वेलरी होती है, आपकी गोल्ड की जो ज्वेलरी होती है, वो थोड़ी सी काली पड़ जाती है, तो उसकी सफाई करवाई जाती है, उसको साफ करवाया जाता है, वो चमकदार बन जाती है। तो उसके अंदर वो कौन सा होता है? किस केमिकल का यूज किया जाता है? एक्वारेजिया का यूज किया जाता है। एक मिक्सचर होता है, किसका मिक्सचर होता है वो? इस मिक्सचर के अंदर आपका HCl प्लस में HNO3 होता है। HCl और HNO3 का क्या किया जाता है? इस्तेमाल किया जाता है। पूछा जाता है क्वेश्चन, सोने की सफाई करने के लिए, या फिर ये बोला जाए जो सोने की ज्वेलरी होती है उनको साफ करने के लिए किस केमिकल का यूज किया जाता है? तो एक्वारेजिया का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और 1% तो क्या होगा, यानी कि HCl, और तीसरा भाग किसका होगा? यानी कि HNO3।
1:3 के अंदर ये डिवाइड होते हैं। HCl आपका एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। स्टोमक एसिडिटी के लिए भी कौन जिम्मेदार होता है आपका? HCl एसिड जिम्मेदार होता है। क्लियर है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपना। सिरका में मुख्य रूप से कौन सा रसायन मौजूद होता है? अभी अभी किया था हमने थोड़ी देर पहले। सिरके के अंदर यानी कि किसके बारे में बात कर रहे हैं? विनेगर के बारे में आपसे पूछ रहे हैं। जो विनेगर होता है, विनेगर के अंदर कौन सा रसायन, कौन सा केमिकल मौजूद होता है? फॉर्मिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, मैलिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल? तो ध्यान रखना, जो एथेनोइक होगा ये बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। एथेनोइक को ही आपका क्या कहा जाता है? एसिटिक एसिड कहा जाता है। एसिटिक एसिड कहा जाता है। अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ही करवाया था। ये रहा एसिटिक अम्ल, सिरका यानी कि विनेगर के अंदर पाया जाता है। इसी को ही आपका क्या कहा जाता है? एथेनोइक एसिड कहा जाता है, एथेनोइक अम्ल कहा जाता है। फॉर्मिक हनी बी के अंदर होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में भी हमने पढ़ा था। जो मैलिक अम्ल होता है, मैलिक अम्ल किसके अंदर पाया जाता है? आपका एप्पल के अंदर पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एसिड चींटी के काटने में मौजूद होता है? चींटी के काटने पर कौन सा एसिड मौजूद होता है? मेरे ख्याल से आपने वो पिछली क्लास की होगी एसिड की, उसकी वजह से आपको ये क्वेश्चन आसान लग रहे होंगे थोड़े से, और यही क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फॉर्मिक अम्ल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके अलावा क्या चीज ध्यान रखनी है आप लोगों ने? एक चीज और ध्यान रखनी है, फॉर्मिक अम्ल को मेथनोइक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। मेथनोइक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। फॉर्मिक एसिड के साथ साथ इसका क्या नाम भी है? मेथनोइक एसिड भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इमली में मौजूद अम्ल का नाम बताइए। इमली के अंदर कौन सा अम्ल होता है? सिट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एमिनो अम्ल। एक चीज आपने अगर सेल का टॉपिक थोड़ा बहुत पढ़ा है, अमीनो जो एसिड होता है, अमीनो जो एसिड होता है आपका, ये किसका मेन कंपोनेंट होता है? ये प्रोटीन की एक सबसे छोटी इकाई होती है। यदि पूछे जाए प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है आपकी? अमीनो अम्ल होती है, अमीनो एसिड होती है। लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड किसके अंदर मिलता है? दूध के अंदर, आपका मिल्क के अंदर आपका लैक्टिक एसिड होता है। टार्ट्रिक अम्ल किसके अंदर होता है? आपका इमली के अंदर टार्ट्रिक अम्ल होता है। और सिट्रिक अभी हमने पढ़ा था, नींबू के अंदर कौन सा होता है? आपका सिट्रिक अम्ल होता है। और जो अमीनो अम्ल होता है इज द मेन कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन, या ये बोला जाए प्रोटीन की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है? इट इज कॉल्ड अमीनो एसिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खाने के बाद पेट में होने वाली एसिडिटी को इसे लेने से खत्म किया जा सकता है। हमें ऐसी कौन सी चीज लेनी है जिससे क्या हो जाएगा? एसिडिटी खत्म हो जाएगी। ऑप्शन ए है नींबू का रस, ऑप्शन बी है सब्जियां, ऑप्शन सी है बेकिंग सोडा, ऑप्शन डी है फलों का रस। तो एक चीज आप लोग ये देखिए, सबसे पहला ही ऑप्शन इसने क्या दिया है आपको? सबसे पहला ही ऑप्शन इसने आपको दिया है कि नींबू का रस। तो आप सभी को ये चीज तो पता होगी, जो नींबू का रस होता है आपका, जो नींबू का रस होता है ये क्या है? इसके अंदर एसिड पाया जाता है। कौन सा? सिट्रिक। अब एक चीज देखिए, आपके पेट के अंदर HCl एसिड है, आपके पेट के अंदर HCl अम्ल है, एसिड है। कैसा एसिड है? एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग एसिड है। एक प्रकार का कैसा? स्ट्रॉन्ग एसिड है। यदि इसके अंदर मैं एक और एसिड को मिला दूं तो क्या हो जाएगा? एसिडिटी ज्यादा नहीं बढ़ जाएगी? यदि मुझे इस एसिडिटी को कम करना है, यदि इस एसिडिटी को कम करना है तो मुझे क्या मिलाना पड़ेगा? कोई बेस मिलाना पड़ेगा, कोई क्षार मिलाना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा? मेरी एसिडिटी कम होगी। खाने के बाद जो एसिडिटी होती है आपके स्टमक अमाशय के अंदर, वो कौन सी? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो। अब देखिए, नींबू का रस तो होगा नहीं, एलिमिनेट हो गया। सब्जियां, सब्जियों के अंदर कई सारी सब्जियां ऐसी है जिसके अंदर एसिड पाया जाता है, कई फल भी ऐसे हैं, लेकिन जो आपका सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? आपका बेकिंग
सोडा आंसर सही हो जाएगा। अब एक चीज देखिए, एक सेकेंड, ये देखिए जो आपका बेकिंग सोडा होता है, जब जब आपका बेकिंग सोडा जो आपका बेकिंग सोडा होता है, जब हम इसकी रिएक्शन करते हैं HCl एसिड के साथ, आपका क्या मिलता है? बेकिंग सोडा मिलता है, NaCO3 मिला, ठीक है। यहां से क्या बन जाएगा आपका? NaCl तो अलग निकल जाएगा, NaCl अलग निकल जाएगा, यानी कि ये क्या निकल गया आपका? नमक। उसके अलावा क्या निकल जाएगा? H2O निकल जाएगा और CO2 निकल जाएगा। यानी कि जिस टाइम पे आपके पेट के अंदर एसिडिटी है, यानी कि HCl एसिड हो गया वहां पर। उसके अलावा जब भी आपने कोई बेस लिया, जरूरी नहीं कि यही वाला बेस, हम बेकिंग सोडा की बात कर रहे हैं, बेकिंग सोडा जब आप लेते हो तो क्या चीज बाहर निकल के आती है? NaCl यानी कि नमक। उसके अलावा आपका वाटर और उसके अलावा आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपकी क्या हो जाती है? यहां से आपकी न्यूट्रलाइज हो जाएगी। जो एसिडिटी है बेस के साथ मिली तो ये क्या हो गई? न्यूट्रलाइज हो गई। न्यूट्रलाइज जिसे आप उदासीन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायनेमो, यानी कि ये डीसी के बारे में बात कर रहे हैं, किस प्रकार की ऊर्जा को रूपांतरित करने का एक साधन होता है। जो डायनेमो होता है वो किस प्रकार की ऊर्जा को क्या करता है? ट्रांसफर करता है या रूपांतरित करता है। ऑप्शन ए है ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के अंदर, ऑप्शन बी है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन सी है चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन डी है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के अंदर। तो ये यांत्रिक, कोई भी यंत्र है उसकी ऊर्जा को किस में चेंज कर देता है? आपका विद्युत ऊर्जा के अंदर चेंज कर देता है। नेक्स्ट है बिजली के पंखे की गति को बढ़ाने के लिए प्रयुक्त साधन, एम्पलीफायर, रेगुलेटर, रेक्टिफायर या स्विच। देखिए जो रेक्टिफायर होता है, ये रेक्टिफायर क्या काम करता है? AC टू DC में चेंज करने के लिए यूज किया जाता है। यदि बात करी जाए जो बिजली वाला आपका पंखा होता है, उसकी गति को चेंज करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? हम रेगुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। रेगुलेटर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विद्युत धारा में लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं किया जा सकता। क्यों? मतलब कहीं पे कोई शॉर्ट सर्किट हो गया या आग लग गई, कहीं पे शॉर्ट सर्किट हुआ या फिर आग लगती है तो आप वहां पर पानी का यूज नहीं करते। तो ऐसा क्यों होता है कि आप पानी का यूज नहीं कर सकते? उस आग को बुझाने के लिए आप पानी का यूज क्यों नहीं कर सकते? ये आपसे पूछा गया। तो ऑप्शन ए है आपका, उससे इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है, उससे जल अपघटन हो सकता है, उससे विद्युत अपघटन हो सकता है, या उससे तारों में खराबी आ सकती है। तो क्या सही आंसर होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए। इलेक्ट्रोक्यूशन क्या होता है? इलेक्ट्रोक्यूशन क्या होता है आपका? इसका मतलब होता है, इसका जो अर्थ होता है, बिजली में लगी आग को बुझाने के लिए झटके से मृत्यु होना। कहने का मतलब आम भाषा में अगर बोला जाए, जब आप पानी फेंकोगे उसके ऊपर तो पानी क्या है आपका? वाटर क्या है? वाटर इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि पानी क्या है? बिजली का क्या है? पानी
बिजली का चालक है, बिजली का चालक है, तो वहां से क्या होगी, और ज्यादा बिजली जनरेट हो जाएगी, और जनरेट होने की वजह, जैसे ही आपने पानी मारा, जनरेट होने की वजह से वहां से जो शॉक होगा, इलेक्ट्रिक शॉक होगा, वो डायरेक्ट उस झटके से क्या हो जाएगी, उस इंसान की मृत्यु हो जाएगी जो पानी फेंक रहे हैं। क्लियर है यहां तक चीजें? तो इस चीज को क्या कहा जाता है, इस चीज को कहा जाता है इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है, यानी कि झटके से, बिजली के झटके से मृत्यु होना, उस चीज को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोक्यूशन कहा जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटरी का आविष्कार किसने किया? तो बैटरी का आविष्कार वोल्टा ने 1799 के अंदर किया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, धातुएं विद्युत का वहन क्यों करती हैं? ऐसा क्या कारण है कि जो मेटल होती हैं, मेटल विद्युत का वहन करती हैं, यानी कि लेकर जाती है, ऐसा क्या कारण है? ऑप्शन ए है कम गलनांक के कारण, ऑप्शन बी है उच्च तनन सामर्थ्य के कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण, और उच्च परमाणु घनत्व के कारण। तो इसका जो सही आंसर होगा, बिल्कुल ऐसे ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल इजी होते हैं, बिल्कुल बेसिक होती है ये चीजें, तो इसका जो सही आंसर वो होगा मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से। जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी वजह से क्या होता है, आपकी जो धातुएं होती है वो विद्युत का वहन करती है। नेक्स्ट है, जब दो प्रतिरोधी यानी कि R1 और R2 यानी कि रेजिस्टिविटी के बारे में ये बात कर रहे हैं, को श्रेणी में जोड़ा जाए, श्रेणी का मतलब होता है सीरीज के अंदर जब जोड़ा जाए, सीरीज में जब जोड़ा जाए तो उनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? ऑप्शन ए है R1 माइनस R2, ऑप्शन बी है R1 प्लस R2, ऑप्शन सी है R2 प्लस R1, बाएं में R1 R2, और ऑप्शन डी है 2R1 R2। छोड़ो, ये चीज तो होंगी नहीं। एक चीज ध्यान रखना, रेजिस्टिविटी, जो रेजिस्टिविटी होती है, जो प्रतिरोध है आपका, वो क्या काम करता है? मान के चलो R1 है या R2 है या R3 है, यदि बोले सीरीज के अंदर है, यदि क्या बोले श्रेणी के अंदर है, सीरीज के अंदर है, तब क्या करोगे? तब R1 प्लस में R2 प्लस में R3 इस प्रकार से क्या निकाल लोगे? रेजिस्टिविटी निकाल लोगे, प्रतिरोध निकाल लोगे। जब आपसे पूछा जाए कि पैरेलल है, प्रतिरोध क्या है? पैरेलल है, यानी कि जो करंट पास हो रहा है वो पैरेलल है। जब पैरेलल होता है तो रेजिस्टिविटी कैसे निकलती है आपकी? तो 1 बाय में R1, 1 बाय में R2 प्लस में 1 बाय में R3, इस प्रकार से आप आंसर निकाल सकते हो। अब इसके अंदर ये चीज चेक करो कि सीरीज में पूछा गया है या पैरेलल के अंदर पूछा गया है। तो यहां पर क्या दे दिया इसने? दे दिया श्रेणी। श्रेणी का मतलब ये सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो सीरीज का फॉर्मूला R1 R2 चाहे R3 कितने भी हो आपके, बिल्कुल इजी, डायरेक्ट इसी प्रकार से क्वेश्चन आता है। मान के चलिए आपसे इसी प्रकार से प्रतिरोध पूछ लिया कि भैया R1 तो है मेरा 6, R2 है मेरा 12, या इसी प्रकार से मान के चलियो सीरीज के अंदर निकालना है हमने जब सीरीज के अंदर निकाला तो हमें पता है R1 प्लस 2 R2 हमारा क्या होगा? फॉर्मूला R1 6, R2 कितना? 12, आंसर कितना आ गया? 18। यदि यही चीज आपसे सीरीज के अंदर ना पूछ के किसके अंदर पूछ लेता? पैरेलल के अंदर पूछ लेता कि भैया पैरेलल के अंदर दिया गया है, तो क्या करके आते हैं? 1 बाय में R1, 1 बाय में R2, यहां से क्या आ जाएगा आपका? 1 बाय में R1 कितना हो गया? 6, 1 बाय में R2 12, एलसीएम आ गया आपका 12, 3/12, 1/4। तो रेजिस्टिविटी कितनी आई? ये बाय में था, 1 बाय में R था। जब आप इसको कंप्लीट R के अंदर निकालोगे तो ये उल्टा हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 4। बिल्कुल इसी तरीके से इजी लैंग्वेज में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। कुछ भी नहीं करना, कोई ज्यादा फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, छोटा सा फॉर्मूला है। सीरीज के अंदर पूछा जाए तो R1 प्लस R2 प्लस R3, चाहे जितना भी दे वो आपको, कितनी भी बड़ी सीरीज दे दे आपको। यदि पैरेलल के अंदर पूछ रहे हैं तो 1 बाय में R1 R2 इस प्रकार से आ जाएगा आपका। ठीक है, समझ आया होगा मेरे ख्याल से, थोड़ा सा कम, तो आंसर भी आप सभी को मिल गया होगा। सीरीज के अंदर पूछा है तो R1 प्लस में R2 हो जाएगा। ठीक है,
एक बार फिर से बता देती हूँ थोड़ा सा। जब प्रतिरोध के बारे में, रेजिस्टिविटी के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, यदि पूछा जाए कि भैया सीरीज के अंदर दिया गया है और रेजिस्टिविटी आप बताओ, प्रतिरोध बताओ आप, तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? एक सेकेंड, मान के चलिए नेक्स्ट क्लास में एक दो आपको मैं इसके क्वेश्चंस भी दे दूंगी जो आपके थोड़े से थ्योरेटिकल के ना होके प्रैक्टिकल के हों। मान के चलिए R1 आपको दिया गया 6, या फिर कुछ भी मान लो, 6 मान लो या कुछ भी मान लो। R2 आपको दिया गया 11 या 12, कुछ भी दे दिया। जब यहाँ पे आपको श्रेणी के बारे में पूछे, यानी कि सीरीज के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आपने फॉर्मूला लगाना है ये वाला। यहां से मेरा सीधा फॉर्मूला लगा R1 प्लस में R2। आंसर कितना आ गया? R1 था 6, R2 था 12, आंसर आ गया 18। यदि यही चीज आपसे किसमें पूछे कि भैया पैरेलल के अंदर है, तो पैरेलल के अंदर बताओ क्या होगा? पैरेलल के अंदर जिस तरीके से पटरी पैरेलल चलती है, कभी मिलती नहीं है, उसी प्रकार से ये है, ये साथ के साथ चलेगा। 1 बाय में R1, 1 बाय में, एक मिनट, 1 बाय में R1, 1 बाय में R2। आगे चाहे कोई भी सीरीज हो, R3, R4, कुछ भी आप जो भी आगे आपको मेंशन किया गया है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा R1 क्या दिया गया है? 6 दिया गया है, 1/6। 1 बाय में R2 यानी कि क्या दे दिया? 12 दे दिया, 1/12 दे दिया। एलसीएम लिया, एलसीएम आया आपका 12। जब इसको इससे डिवाइड करोगे 2 आएगा, मल्टीप्लाई कर दिया 2। एलसीएम तो निकालना आई होप आप सभी को आता होगा। यहां से आ गया 3 और यहां से आ गया 12, 1/4 आंसर आया। क्या मेरा ये रेजिस्टिविटी 1 बाय में R था? क्या यहां से 1 बाय में R था? जब मैं इसको R के अंदर चेंज करूंगी तो ये उल्टा हो जाएगा। अब 1 बाय में R है तो R बाय में 1 लिख लो, ये उल्टा हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? 4/1, यानी कि 4 आंसर आ जाएगा पैरेलल के अंदर। समझ आया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। माइक्रोफोन एक उपकरण है जो क्या रूपांतरित करता है? माइक्रोफोन एक क्या है? उपकरण है जो कि क्या रूपांतरित करता है, ये चीज आप सभी ने बतानी है। ध्वनि सिग्नलों को धारा सिग्नल में, यानी कि वॉइस सिग्नल को वेव सिग्नल में, वेव सिग्नल को ध्वनि सिग्नल में, यानी कि धारा सिग्नल को ध्वनि में, ध्वनि को प्रकाश में, प्रकाश को ध्वनि। तो प्रकाश तो यहाँ पे कहीं होगा ही नहीं जब ध्वनि की बात कर रहा है, तो ये तो होगा ही नहीं, यानी कि 2 ऑप्शन हो गए एलिमिनेट, ये 2 तो होंगे नहीं। अगला, सिग्नल को धारा में या सिग्नल को ध्वनि में। माइक्रोफोन है, माइक्रोफोन क्या काम करता है? देखो माइक्रोफोन, ये जो मैंने लगा रखा है ये क्या है? माइक है। ये क्या है? माइक्रोफोन के बारे में। ईयरफोन के बारे में नहीं पूछ रहे, ईयरफोन के अंदर होता है स्पीकर। ये है मेरा माइक्रोफोन, यानी कि माइक के बारे में पूछ रहे। तो माइक के अंदर क्या होगा? ध्वनि सिग्नल को किसमें कन्वर्ट कर रहा है? धारा सिग्नल में। जो वॉइस सिग्नल, मतलब मैं जो बोल रही हूं, वॉइस सिग्नल को किसमें कन्वर्ट कर रहा है? वॉइस सिग्नल को कन्वर्ट कर रहा है वेव सिग्नल में। वेव सिग्नल के अंदर कन्वर्ट कर रहा है, धारा सिग्नल के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। अच्छा, आप लोगों को सुनाई कैसे देता है? क्योंकि स्पीकर लगा हुआ है आपके मोबाइल फोन में। तो स्पीकर क्या काम करेगा? यहां से वेव सिग्नल हो गया, वेव सिग्नल को किस में कन्वर्ट करेगा? वॉइस सिग्नल के अंदर। वॉइस सिग्नल के अंदर कौन कन्वर्ट करेगा? स्पीकर। लेकिन यहां स्पीकर के बारे में नहीं, माइक्रोफोन यानी कि माइक के बारे में पूछा है। माइक में जब आप बोलोगे आपकी आवाज माइक के अंदर गई, माइक के अंदर गई, यानी कि आवाज थी आपकी वॉइस सिग्नल, आपके वॉइस सिग्नल किसके अंदर गए? माइक के अंदर। माइक में जाते ही किस में चेंज हो गए? वेव सिग्नल के अंदर चेंज हो गई। इस प्रकार से कई बार फ्रीक्वेंसी आती है ना वॉइस की, सिग्नल की, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक बार दिखा भी देती हूँ। ये देखो, ये इस प्रकार से क्या हो रहा है? आपका वॉइस सिग्नल हो रहा है, ये इस प्रकार से, ठीक है। अरे यार,
हाँ, तो समझ आया आपको, माइक्रोफोन के अंदर क्या होगा, ध्वनि सिग्नलों को धारा सिग्नल में कन्वर्ट, और धारा को ध्वनि में स्पीकर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अत्यधिक अम्लीय मृदा को उदासीन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अच्छा, तो मृदा को उदासीन क्यों करते हैं? यहाँ पे बोला गया मृदा को उदासीन का मतलब है न्यूट्रलाइज करना, यानी कि न्यूट्रलाइज कब होगा, अम्लीयता यानी कि एसिड ज्यादा हो गया, मिट्टी के अंदर एसिडिक फॉर्म ज्यादा मिल गई है, तो हमें क्या मिलाना पड़ेगा, कुछ बेसिक मिलाना पड़ेगा। ऑप्शन ए है बुझा हुआ चूना, ऑप्शन ए है बिना बुझा हुआ चूना, ऑप्शन बी है बुझा हुआ चूना, ऑप्शन सी है बिना बुझा हुआ और बुझा हुआ दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। एक बात बताओ, चाहे चूना होना चाहिए, चाहे बुझा हुआ हो, चाहे बिना बुझा हुआ, डजंट मैटर, ये क्या देगा, ये क्षारीय प्रकृति का होगा, ये बेसिक नेचर के होते हैं दोनों, ये भी बेसिक नेचर का है और ये भी बेसिक नेचर का है। तो जहां पे एसिडिटी है यानी कि मृदा के अंदर क्या है, अम्लीयता है, तो वहां उस अम्लीयता के अंदर जब हम इस चीज को यानी कि किसी बेस को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। और उदासीन क्यों करते हैं, अम्लीयता ज्यादा बढ़ गई है या बेसिक ज्यादा हो चुका है मृदा के अंदर, तो वहां पर उदासीन उस चीज को करना क्यों जरूरी है, ऐसा क्या कारण है? उसका कारण, उसका रीजन ये है, जो पौधों की ग्रोथ होती है, पौधों की ग्रोथ होने के लिए कैसी चीज चाहिए आपको, मृदा, मृदा कैसी चाहिए आपको, उदासीन चाहिए। पौधे की ग्रोथ के लिए आपको कैसी चाहिए, उदासीन चाहिए। ठीक, नेक्स्ट है दूधिया, मैग्नीशियम में कौन सा क्षारक पाया जाता है, यानी कि ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के बारे में बात कर रहे हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के बारे में बात कर रहे हैं। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, एक प्रकार का बेसिक नेचर है, यानी कि क्षारीय प्रकृति का है, क्षारीय प्रकृति का है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज इनो के अंदर होता है और जो अमाशय की जो एसिडिटी होती है उसको कम करने के लिए होता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का इसने केमिकल नेम पूछा एक प्रकार से कि क्षारक क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल अमाशय रस में पाया जाता है? कौन सा अम्ल आपके पेट के अंदर पाया जाता है, अमाशय के अंदर पाया जाता है, यानी कि स्टमक के अंदर पाया जाता है? ऑप्शन ए है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl पाया जाता है, या नाइट्रिक पाया जाता है, सल्फ्यूरिक या एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। एस्कॉर्बिक अम्ल किसका रासायनिक नाम है यदि ये पूछ लिया जाए तो जो आपका विटामिन सी होता है, कौन सा, विटामिन सी का जो केमिकल नेम है वो आप लोग क्या पढ़ते हो, एस्कॉर्बिक एसिड पढ़ते हो, एस्कॉर्बिक एसिड पढ़ा जाता है। तो जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा HCl एसिड, ये हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। पे सोडा, जो आप सोडा पीते हो, जो सोडा वाटर होता है आपका, उसके डिस्कवरी के बारे में पूछ लिया जाए तो जो जोसेफ प्रिस्टले थे उनके द्वारा किसके बारे में बताया गया, सोडा वाटर के बारे में बताया गया। कैसा होता है, क्षारीय होता है, अम्लीय होता है, उदासीन होता है या ऑक्सीकरण होता है? तो ये कैसा होता है, अम्लीय होता है। जो पे सोडा होता है वो कैसा होता है आपका, अम्लीय होता है। ठीक है, आई होप आज की क्लास आप सभी को बहुत ज्यादा अच्छी लगी होगी, बहुत बेहतरीन लगी होगी, सब कुछ आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, कमेंट के अंदर भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी किसी भी प्रकार का आपको डाउट होता है। और आप साथ के साथ टेलीग्राम चैनल भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, आपको PDF वहां भी मिल जाएगी, अपनी पाठशाला विद माही टेलीग्राम चैनल है, आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ से PDF भी मिल जाएगी
और लगभग कुछ नए फैक्ट्स भी अपलोड किए जाते हैं, तो आप वो चीजें भी देख सकते हो। प्रीवियस आपकी पीडीएफ भी डली हुई है इसके ऊपर क्वेश्चंस की, आप वो भी चेक कर सकते हो। उसके अलावा कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट के अंदर भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी को, अच्छे से आप सभी अपनी तैयारी करते रहिए।